दोस्तों, आजकल वेनेजुएला की बहुत बात चल रही है और वो इंडिया के लिए तीसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री भी बन के सामने आया है। तो सोचा क्यों ना आज वेनेजुएला की बात करें कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश बर्बाद हुआ। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसके पास सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा तेल है, जिसके तेल के भंडार इतने बड़े हैं कि कई देशों की अर्थव्यवस्था उससे चल सकती है। लेकिन आज उसी देश के लोग कूड़े से खाना ढूंढते हैं, बच्चे भूख से मरते हैं, करोड़ों लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उस देश का नाम है वेनेजुएला। और सबसे डराने वाली बात यह है कि वेनेजुएला किसी युद्ध में बर्बाद नहीं हुआ था, ना ही उस पर कोई परमाणु हमला हुआ। देश धीरे धीरे अपनी ही नीतियों से टूट गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेनेजुएला पहले कितना अमीर था, फ्रीबीज और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ने कैसे देश को अंदर से खोखला किया, ऑयल होने के बावजूद इकोनॉमी क्यों क्रैश हुई और इसके बाद अमेरिका ने क्या किया, आज वहां की हालात कैसे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया भी उसी रास्ते पर जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं, बल्कि ये हर उस देश के लिए वार्निंग है जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर दांव पर लगा देता है। अच्छा, अब एक ऐसा भी समय था जब वेनेजुएला साउथ अमेरिका का राजा था। एक समय जब वेनेजुएला साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा अमीर देश माना जाता था। 1970 में तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व थे। तेल बिक रहा था, सरकार के पास पैसा ही पैसा था, लोग लग्जरी कार्स खरीद रहे थे, विदेशी सामान आयात हो रहे थे, सरकारी नौकरियां भी बांटी जा रही थी। सबको लग रहा था कि अब वेनेजुएला हमेशा अमीर रहेगा। लेकिन यही हुई पहली सबसे बड़ी गलती। देश ने तेल के अलावा कोई मजबूत इंडस्ट्री बनाई ही नहीं, ना मैन्युफैक्चरिंग, ना टेक्नोलॉजी, ना एग्रीकल्चर। पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक चीज पर टिक गई और वो था ऑयल। यानी अगर तेल चला तो देश चलेगा, और अगर तेल गिरा तो पूरा देश गिरेगा। फिर आती है फ्री चीजों की राजनीति। 1999 में सत्ता में आए हुगो चावेज, उन्होंने गरीबों के लिए बड़े बड़े वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए। फ्री हेल्थ केयर, सब्सिडीड फूड, चीप पेट्रोल, फ्री हाउसिंग, मैसिव सब्सिडीज। शुरुआत में लोगों को लगा, वाह ये तो गरीबों का मसीहा है। और सच कहें तो शुरुआत में फायदा भी हुआ, गरीबों को राहत मिली, सरकार की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये सब सस्टेनेबल नहीं था। सरकार तेल के पैसे पर इतना खर्च कर रही थी जितना वो कमा भी नहीं रही थी। दूसरे देशों जैसे नॉर्वे ने ऑयल प्रॉफिट्स को फ्यूचर फंड्स में बचाया, लेकिन वेनेजुएला ने क्या किया, आज पैसा है तो आज ही सब बांट दो। यानी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट से नहीं, फ्रीबी से चलने लगी। फिर इसके बाद सरकार ने मार्केट पर कब्जा करना शुरू किया। धीरे धीरे सरकार ने इंडस्ट्रीज नेशनलाइज करनी शुरू कर दी। प्राइवेट कंपनीज पर कंट्रोल हो गया, प्राइस कंट्रोल होने लगे, डॉलर भी कंट्रोल होने लगे, और इसी के साथ कंट्रोल होने लगा प्रॉफिट। सरकार तय करने लगी कि कौन कितना कमाएगा, कौन कितना बेचेगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि बिजनेस ओनर्स डर गए, इन्वेस्टर्स भागने लगे, फैक्ट्रीज बंद होने लगी। सरकार ने चीजों के दाम आर्टिफिशियली कम रखे। लेकिन जब प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो कोई प्रोडक्शन क्यों करेगा। और फिर शुरू हुई शॉर्टेज, दूध गायब, दवाई गायब, टॉयलेट पेपर तक गायब, लोग घंटों तक लाइन में लगने लगे। फिर असली तबाही शुरू हुई जब ऑयल प्राइसेस गिरे। 2014 में दुनिया के ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गए। जो तेल $100 में बिक रहा था वो $30 तक गिर गया। अब वेनेजुएला की इनकम आधे से भी कम हो गई। लेकिन सरकार ने स्पेंडिंग कम नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर फ्री भी बंद होते तो जनता नाराज हो जाती। इसलिए सरकार ने सबसे खतरनाक रास्ता चुना, मनी प्रिंटिंग। सरकार ने नोट छापने शुरू कर दिए और यहीं से शुरू हुआ हाइपर इन्फ्लेशन। और फिर पैसे की कीमत कागज से भी कम हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन का यहाँ मतलब होता है कि अगर आज ब्रेड 10 रुपए की है तो कल 100 रुपए की, फिर 1000 रुपए की। वेनेजुएला में लोग बैग्स भरकर पैसे लेकर जाते थे और बदले में सिर्फ थोड़ा खाना मिलता था। करेंसी इतनी बेकार हो गई कि लोग उसे जलाकर खाना पकाने लगे। अच्छा, अब इमेजिन करिए, एक देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, वहां लोग खाने के लिए तरस रहे थे। करोड़ों लोग देश छोड़कर भाग गए। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्किल्ड वर्कर्स सब निकल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने क्या किया। अब यहाँ कहानी में एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। अमेरिका पहले से वेनेजुएला की सरकार से खुश नहीं था।
फिर आरोप लगे करप्शन, डिक्टेटरशिप, ह्यूमन राइट वायलेशंस, और उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए। अब वेनेजुएला आसानी से ऑयल नहीं बेच पा रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी, बैंकिंग सिस्टम टूटने लगा था। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, सैंक्शन ने क्राइसिस को और भी खराब जरूर किया, लेकिन कोलैप्स सैंक्शन से पहले शुरू हो चुका था। असल प्रॉब्लम थी ऑयल डिपेंडेंस, करप्शन, अनकंट्रोल्ड फ्रीबीज, बैड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। अब सवाल आता है कि आज वेनेजुएला की हालत क्या है। आज वेनेजुएला में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा रही, पॉवर्टी बहुत बढ़ चुकी है, लाखों लोग बेसिक मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते, मिलियंस लोग माइग्रेशन कर चुके हैं, और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, देश के पास आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन बुरी तरह गिर चुका है क्योंकि एक्सपर्ट्स देश छोड़ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट चुका है, करप्शन सिस्टम में घुस चुका है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है। यानी सिर्फ रिसोर्स होने से देश अमीर नहीं बनता, उन्हें सही तरीके से मैनेज करना भी आना चाहिए। अब सवाल आता है कि इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इंडिया भी वेनेजुएला बन सकता है? देखिए, इंडिया और वेनेजुएला में बहुत फर्क है। इंडिया की इकोनॉमी डाइवर्स्ड है, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, स्टार्टअप्स। लेकिन खतरा वहां शुरू होता है जब पॉलिटिक्स डेवलपमेंट से ज्यादा फ्री बीज पर टिकने लगती है। फ्री बिजली, फ्री पानी, कैश स्कीम्स, लोन वेवर्स। अगर कोई सरकार जरूरतमंदों की मदद करे तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इनकम कम हो, खर्च बहुत ज्यादा हो और सब कुछ उधार या सब्सिडी पर चलने लगे। अगर सरकार प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट छोड़कर सिर्फ मुफ्त बांटने लगे तो धीरे धीरे फिजिकल प्रेशर बढ़ता है, फिर डेब्ट भी बढ़ता है और उसके साथ टैक्सेस बढ़ते हैं और फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और इसके बाद डेवलपमेंट स्लो होता है। और फिर सबसे बड़ा नुकसान है कि लोग सेल्फ रिलायंस छोड़कर गवर्नमेंट डिपेंडेंस की तरफ जाने लगते हैं। वेनेजुएला की सबसे बड़ी सीख यही है कि फ्रीवीज शॉर्ट टर्म में वोट्स दिला सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश को खोखला कर सकती हैं। दोस्तों, वेनेजुएला की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये वार्निंग है कि नेचुरल रिसोर्सेस अलोन इनफ नहीं होते, फ्री मनी हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता, और जब पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पर भारी पड़ जाए तो सबसे अमीर देश भी टूट सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है या हम भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही डीप रिसर्च वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।